वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की हमारी जो चर्चा थी उसको तकनीकी बाधा के कारण हमें रोकना पड़ा था। तो आज से हम जो भारतीय संविधान कल जो हम पढ़ रहे थे उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल जो हमारी चर्चा थी वहां पर हमने भारतीय संविधान के बारे में जो प्रमुख दो मूल्य हैं, जो संप्रभुता है और समाजवादी जो तत्व है, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। और धर्मनिरपेक्ष से हम अपनी चर्चा स्टार्ट कर जा रहे हैं फिर से। तो चलिए, आज हमने वो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इन चीजों के, इन शब्दों के बारे में गहराई से समझने वाले हैं। चलिए हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ धर्मनिरपेक्षता पे चूंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, राज्य जो होते हैं, धर्मनिरपेक्षता पे जो हमारी पहले की चर्चा थी वहां पर हमने धर्मनिरपेक्षता से आशय देखा था। अर्थात हमारे यहाँ पे क्या है कि सभी धर्मों के प्रति जो है समान व्यवहार या समान रवैया अपनाया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति विशेष रुकाव हो। और जो राज्य जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं सैद्धांतिक राज्य। यहां पर राज्य शब्द का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं वहां पर जो है नेशन स्टेट के संदर्भ में उपयोग कर रहा हूं। राज्य जो है एक नेशन के तौर पे, नेशन स्टेट के तौर पे, क्योंकि राष्ट्र जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं, सैद्धांतिक है, धार्मिक है और धर्मनिरपेक्ष है। तो जो सैद्धांतिक राज्य होते हैं वो वहां सॉरी, इसी को मैंने मेंशन कर दिया, धार्मिक बोल सकते हैं आप इसको, सैद्धांतिक या धार्मिक। और एक चीज जो होती है धर्म विरोधी। तो ये इस वाले प्रोविजन की पहले बात करते हैं। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जो धर्म का विरोध करते हैं। जैसे चाइना में आप देखेंगे कोई वहां पर धर्मों को विशेष तौर पर दबाया जाता है, कई बार सार्वजनिक पूरा स्थल वगैरह है। और जो कम्युनिस्ट ज्यादातर जो देश होते हैं, जो असल में जो साम्यवादी देश होते हैं, जैसे क्यूबा है, तो वहां पर वो अपने धर्म को दबाने का प्रयास करते हैं। आप शुरुआती जो है सोवियत यूनियन में देखेंगे तो कुछ धर्म विरोधी राज्य होते हैं, कुछ जो होते हैं सैद्धांतिक या धार्मिक राज्य हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन्होंने अपना एक विशेष धर्म जो है घोषित करके रखा हुआ है। हालांकि शायद बांग्लादेश में परिवर्तन भी कर दिया है, जो अपना स्पेसिफिक बता देती है हमारा ये धर्म है। उस हिसाब से कई बार शासन, ईरान है, बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र है लेकिन एक धार्मिक तौर पर शासन चलाते हैं। जैसे ईरान की बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रपति के भी ऊपर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर भी जो धार्मिक नेता उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अफगानिस्तान में भी इस तरह की सरकार आई हुई है, वहां पर भी आप यही चीज देखेंगे। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है अभी हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। और जो तीसरे तरीके राज्य होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, जो किसी धर्म विशेष का। और हमने धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों में एक चर्चा की थी, एक तो जो पश्चिम का धर्मनिरपेक्ष है और एक हमारा भारत का है। पश्चिम में क्या है कि पूर्णतः अलगाव रखता है राज्य जो है, राज्य और धर्म का ये एक प्रकार से पूर्णतः अलगाव पर आधारित है। पूर्णतः अलगाव पर आधारित है, अर्थात राज्य और धर्म अलग अलग है। राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है वहां पर। अगर अमेरिका में कोई मामला आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि, लेकिन भारत में जो है, तो देखिए भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है, एक तो हमारा ये दृष्टिकोण है, जब आप सोसाइटी पढ़ते हैं तो वहां पर आप हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में भी जो आप पढ़े तो वहां से वो देखने का प्रयास करें कि उस समय हमारे, जैसे अशोक के धर्म की बात की जा सकती है कि उसने का जो धर्म था, उसने ये नहीं बोला कि आप बौद्ध धर्म को अपनाओ या ये अपनाओ। उसने प्रचार जरूर किया उस धर्म का, लेकिन वहां पर स्वायत्ता थी लोगों को, अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अपने धर्म को, अपने विश्वास को, आचरण की, पूजा की स्वतंत्रता थी। तो वो सब आप विशेषता देखिए। तो हमारे यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता में पॉजिटिव मॉडल अपनाया गया है, ना कि नेगेटिव मॉडल अपनाया गया है। तो ये हमने इस पर चर्चा की थोड़ी सी, और इस पर हम जो कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा अभी चर्चा करेंगे नहीं धर्मनिरपेक्षता वाले टॉपिक पे। इसके जो संविधान में जो प्रमुख प्रोविजंस भी आप देखते हैं, जो हमारे यहाँ 25, 26, 27, 28 प्रोविजन है। फिर वहां पर अल्पसंख्यकों की जो बात की, देखिए अब कई बार कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं। मान लीजिए ये है, ये एक नेशन के तौर पे अगर आप माने, नेशन की पॉपुलेशन के तौर पे अगर आप मान लें, पॉपुलेशन जो
अब अल्पसंख्यकों का हिस्सा बहुत छोटा है, ठीक है, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषाएं भी धीरे धीरे विलुप्त ना हो जाए, इसलिए उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। तो उनको इस संदर्भ में विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं कि वो जो बहुसंख्यक वर्ग है उससे जो है उसको ज्यादा लाभ देते हैं बहुसंख्यक वर्ग को, बल्कि इसलिए दिए गए हैं कि वे कहीं विलुप्त ना हो जाए, धीरे धीरे उनकी संस्कृति है बहुसंख्यक उनके ऊपर हावी ना हो जाए। तो वो एक प्रकार से बराबरी की बात करते हैं। आने वाले समय में जब हम समता की बात करेंगे, यहाँ पर समता का जिक्र करेंगे, तो समता के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, वहां पर बताएंगे। देखिए यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बारे में हम थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट में देखेंगे। हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी बहुत विस्तार में नहीं तो हम चले जाएंगे गहराई में। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बात है, हालांकि बहुत सारी चीजें आसमान में है, जैसे कि पर्सनल लॉ की बात है, एक समान कानूनों की बात है, जैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए अलग कानून है वगैरह है, उनके लिए अलग उनके पर्सनल मैटर से 3 तलाक की बात है बहुत सारे मामले हो, और बहुसंख्यक जो आबादी उनके लिए अलग कानून है। तो इसको जो है, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है, राज्य की नीति तत्व, क्योंकि उस समय यह उचित समय नहीं था और बंटवारा भी हुआ था, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भविष्य की सरकारों के ऊपर छोड़ दिया था कि आने वाले समय में जब उपयुक्त समय होगा तो देश में एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो है आर्टिकल 44 में जो बात की गई, तो उसको आने वाले समय पे जो है उसका हम जिक्र कर लेंगे। आने वाले समय में वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि वो भी हम आने वाले गवर्नेंस में पढ़ेंगे कि उसमें विधि आयोग का अभी वर्तमान में क्या सरकार का स्टैंड है, या सरकार क्या चाहे, मतलब वर्तमान में क्या लोगों की समझ है, बौद्धिक जो क्षेत्र में है, संसद पार्लियामेंट ने क्या कदम उठा रहे हैं या उनका क्या है, ये एक टॉपिक भी है जिसपे मेंस में प्रश्न पूछा सकता है आपसे, तो उसका हम आने वाले समय में जिक्र कर लेंगे। साथ ही इन सब जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इनसे जुड़े जो भी प्रश्न है, अब हम मेंस के आंसर राइटिंग जो जब हम मौलिक अधिकार भी पढ़ लेंगे और राज्य की नीति तत्व भी पढ़ लेंगे और मूल ढांचा पढ़ लेंगे, संविधान के संशोधन पढ़ लेंगे मूल ढांचे के बाद, तो फिर हम बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे जो इससे पिछले 5 वर्षों में यूपीएससी पूछे गए। तो ये अल्पसंख्यकों की बात हुई। तो यहाँ इनको विशेष अधिकार नहीं दिए गए, बल्कि जो कमजोर थी ये दी गए हैं, और जो कुछ यहाँ पर जो असमानता है दोनों बहुसंख्यक आबादी के बीच में अल्पसंख्यकों को, तो यहाँ पर प्रावधान जो संविधान में कर दिया गया है, आने वाले समय में उसको संशोधन करके बेहतर किया सकता है। देखिए यहाँ पर एक और मैं व्यवहारिक पहलू आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम जो लोकतंत्र और गणराज्य पे चर्चा करेंगे। इसका व्यवहारिक पहलू ये है, बहुत सारे लोग जो संविधान को नहीं जानते हैं, या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं, कई बार उस संविधान को जलाने की या संविधान को बोलते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, अब इसकी भूमिका नहीं है, जो है हमारे देश पे जो शासन है चल नहीं पा रहा है, ये नहीं। तो देखिए संविधान जो दिन प्रतिदिन के कानून हो उनके बारे में नहीं बताता है। अगर हम मौलिक अधिकार है बहुत सारी चीजों को छोड़ें जो हमें पर सीधे अधिकार देते हैं, सर्वोच्च शक्ति देते हैं नागरिकों को, जो आके राज के खिलाफ शक्ति देते हैं, तो वो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा जब संविधान बनने के बाद कि ये संविधान कितना भी अच्छा बन गया हो, यह लोगों पर निर्भर करेगा कि वे संविधान के क्रियान्वयन किस इंटेंशन के साथ करते हैं, किस उद्देश्य के साथ करते हैं। तो जो आने वाली सरकारें होती हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो आके जो बैठते हैं, इनका जो कार्य है कि ये चीजों को देखें और चीजों को बेहतर बनाने का आवश्यक संशोधन करें, और बल्कि संविधान में भी संशोधन का इनको अधिकार दिया गया है कि अगर इनको कुछ कमियां लगती हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकारों और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की है, ना कि संविधान के ऊपर हम चीजों को थोप सकते हैं। संविधान जो लिखा गया, हमने बात की थी कि उसमें जो लोग चुनकर आए थे, वो जो 10% आबादी को जो शिक्षा और पैसा और जो प्रभुत्व वर्ग था उसके आधार पर जो विधान परिषदों में लोग गए थे, उन्होंने प्रतिनिधियों को जो पार्षद जो जाके संविधान सभा सदस्य उनको चुनकर भेजा था, और जो राजा महाराजा के प्रतिनिधि थे वो उनको राजा महाराजाओं ने भेजा था। तो वो एक प्रकार से एलिट तरफ की लोगों ने संविधान को निर्माण किया था, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से बहुत ही बेहतर संविधान या उम्दा किस्म का संविधान लिखा हमारे यहाँ पर। तो ये जो है वर्तमान सरकारों की और जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमियां हैं तो आप इनके पास इनके लिखित में भेजें, सरकार को गवर्नमेंट माई गवर्नमेंट ऑफ जो वेबसाइट है वहां पर ओपिनियन दें, वो करें। हालांकि चीजें बहुत जटिल है, हमारा देश बहुत बड़ा है, चीजें हो नहीं पा रही है, अभी बहुत सारी कमियां हमको आवश्यकता निरंतर सुधार की आवश्यकता है। उनको आने वाले हम टॉपिक बाई टॉपिक चीजों को अब जिक्र करना स्टार्ट करेंगे जो हमको मेंस के लिए जरूरी है। तो ये जो आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, ना कि हमको ये कहना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो ऐसी बातें करते हैं संविधान में ये नहीं है, वो नहीं है, जला देना चाहिए, इस तरीके उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, उनकी समझ नहीं है, ठीक है। तो आप उनको वीडियो को लेंगे। उसके बाद जो 2 शब्द है लोकतंत्र और गणराज्य, तो वहां पर हम अभी लोकतंत्र और गणराज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए लोकतंत्र जो होता है,
लोकतंत्र जैसे कि हमने पहले दिन पढ़ा था, लोकतंत्र जो है शासन की एक प्रणाली है, अर्थात जैसे शासन राजतंत्र है, लोकतंत्र है, धर्मतंत्र है, इसी तरह की लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है, जहां पर लोकतंत्र से आशय है लोगों का तंत्र, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था है, लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। जैसे कि अब्राहम लिंकन को कई बहुत जगह कोट किया जाता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट लोकतंत्र और एक हो सकता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि जो भी देश से संबंधित जो भी निर्णय है, जैसे कोई कानून का निर्माण है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चयन किया जाता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उसमें भागीदारी की जाती है। जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो विशेषता है, रेफरेंडम है, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड, ठीक है। अर्थात जैसे कि आप देखते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या होता है, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेना है तो वहां पर जनमत संग्रह कई बार करा लिया जाता है। और जनमत संग्रह विशेष तौर पे जब किसी क्षेत्र को अलग करना है या विभाजित करना है और तो भी किया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में आप देखेंगे, ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए। इसी तरीके से इसमें रिकॉल एक प्रोविजन होता है कि जो प्रत्याशी जो चुने गए हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है। इनिशिएटिव एक प्रोविजन है, जैसे कि जो नागरिक है वो किसी विषय पर अध्यादेश लाने के लिए जो विधान परिषद है, विधायिका है, उसे कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट लोकतंत्र है। हालांकि हमारे यहाँ चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट है। हम अपने प्रतिनिधियों को, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, हम अपने प्रतिनिधि राज्यों में विधायकों को हम चुनकर भेजते हैं। स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, और ये स्थानीय स्तर पर कानून बनाते हैं। फिर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय पे जो नियम और विनियम बनाने होते हैं ये देखते हैं। जो स्थानीय परिषदें होती हैं, पंचायतें होती हैं, राज्य स्तर पर हम जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो राज्य कानून निर्माण करते हैं। और केंद्र की सरकार, जो केंद्रीय जो हमारी संसद है, वहां लोकसभा के जो सदस्य उनको हम प्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं और वो हमारा जाके प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसे कई बार प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह दिया जाता है। अर्थात हमने जो अपने प्रतिनिधि चुने हैं ये हमारे लिए जाकर निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र से आशय है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने बताया। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो हमारे यहाँ लोकतंत्र अपनाया गया है, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में न केवल ये राजनीतिक लोकतंत्र जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो यहाँ पर मैंने 3 शब्द मेंशन किए हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र जो है वो न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। राजनीतिक लोकतंत्र जो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक प्रकार के राजनीतिक लोकतंत्र की हमारे यहाँ स्थापना करते हैं। जैसे कि सबको समानता का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष समानता होगी, हर किसी को अपने हिसाब से आस्था, प्रार्थना, इस सब चीजों की आजादी होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का भी प्रावधान किया गया। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र जो कि राज्य के नीति निश्चित तत्व में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक वक्तव्य दिया था कि यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र तब तक समाज में स्थापित नहीं किया सकता है जब तक कि समाज में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो। सामाजिक लोकतंत्र से क्या है, क्या है, अर्थात वह जीवन शैली जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, देखिए अब ये स्वतंत्रता और समानता है, इन दोनों को एक दूसरे से हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर हम केवल समानता को तवज्जो देंगे कि हर व्यक्ति के पास केवल समान हो और स्वतंत्रता को तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा कि चीजों पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन नहीं होगा लोगों के पास कि वो कुछ करें। केवल अगर हम समानता पर जोर देंगे कि चीजों को हमको समान रूप से वितरण करना है, चीजें सबको समान रूप से वितरित करनी जाएंगी, तो व्यक्ति को ये प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा। उसे अपने आप से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कोई पहल करनी है, तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम केवल समानता छोड़ के स्वतंत्रता बस दे देंगे तो क्या होगा कि स्वतंत्रता में क्या होगा कि कुछ लोग जो है बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत से लोग पीछे छूट जाएंगे। जैसे आज आर्थिक तौर पर हम देखते हैं तो कुछ लोगों का, बहुसंख्यक लोगों पर यानी कि ज्यादातर लोगों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे पर पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे से एकीकृत है। और इसी प्रकार स्वतंत्रता समानता से बंधुत्व एकीकृत है। अर्थात स्वतंत्रता समानता के साथ वह जीवन शैली जिसमें सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हो।
जब इन तीन चीजों की तरह सामाजिक तौर पर स्थापित होगी, तभी हम देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे। आप देखिए, क्या आपके जीवन में लोकतंत्र है? क्या आपके परिवार के स्तर पर लोकतंत्र है? क्या आपकी जीवन शैली लोकतांत्रिक में? क्या आप जहां कार्य करते हैं वहां पर लोकतंत्र है? तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी लोकतंत्र स्थापित करने की, हमारे पारिवारिक स्तर पर भी लोकतंत्र लाने की आवश्यकता है। तभी हम इस पूरी प्रणाली को न केवल व्यक्तिगत स्तर से, आप देखते हैं अभी भी जो है महिलाओं को घर परिवार में समान तवज्जो नहीं दिया जाता है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि चलो महिलाएं भी कार्य कर सकती हैं। क्या घर परिवार के जो बुनियादी कार्य है, जैसे खाना बनाने का कार्य है, बच्चों की देखभाल का काम है, क्या अभी भी उतना ही पति करते हैं जो महिलाएं कर रही हैं? तो हमें उस जीवन शैली को अपने जीवन में भी उतारना होगा। आज भी हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव व्याप्त है, क्या हम उसे खत्म कर पाए? तो हमें अपने जीवन के स्तर पर भी लोकतंत्र लाना होगा, तब हम इस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा एक और शब्द है यहाँ पर जो एक और मूल्य है, गणराज्य। अब गणराज्य जो है, गणराज्य से आशय क्या है? तो देखिए, जो गणराज्य से ये आशय है कि जो हमने एक गणराज्य के तौर पर 26 जनवरी 1950 है, वहां पर हमने गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसका मैंने आपको पहले अभी शुरुआत में बताया था, शुरुआती जो हमारी चर्चा थी, कल की जो हमारी चर्चा थी, 26 दिसंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच में क्या सिस्टम था, और फिर वहां से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। अर्थात भारत यहाँ पर गणतंत्र के तौर पर, अर्थात जो यहाँ का राज्य का, नेशन का जो प्रमुख है, वो लोगों के द्वारा चुना गया है। हालांकि हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे कि जो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि चयनित प्रतिनिधि और राज्य और विधानसभा के चयनित प्रतिनिधि हैं, और संघ राज्य क्षेत्र है जैसे दिल्ली है, पांडुचेरी, वहां के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं सभी स्तरों के, वो इनका चुनाव करते हैं हमारे राष्ट्रपति की जगह, जो नेशन के प्रमुख हैं। तो वो एक चुना हुआ व्यक्ति हमारे यहाँ पर, इसलिए हमारे यहाँ पर गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र है, जैसा कि आप ब्रिटेन में देखते हैं कि कोई वंश का जो प्रमुख व्यक्ति है वही जो है शासन चला रहा है। तो एक प्रकार से लोगों का शासन है, और लोगों के द्वारा जो चयनित व्यक्ति है वही जाके सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। तो ये दोस्तों, जो लोकतंत्र से और गणराज्य से संबंधित जो प्रमुख, जो संविधान की जो दो प्रमुख वैल्यूज हैं, जो प्रस्तावना के दो प्रमुख वैल्यू हैं, और हमारे भारतीय संविधान के आदर्शों में से दो प्रमुख चीजें हैं, उनके बारे में दो प्रमुख बुनियादी मूल्य हैं, उन पर हमने यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा की। आने वाले जो हमारा लेक्चर है उस पर हम अपनी चर्चा को फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।